आज की क्लास एक बार फिर से फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में जो सीरीज चल रही है एबनॉर्मल साइकोलॉजी DSM-5 के अकॉर्डिंग, तो उसमें लास्ट क्लास में हमने बात किया था फोबिया के बारे में। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का आपका चैप्टर चल रहा है जिसमें आपने अब तक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया, सोशल एंग्जाइटी फोबिया या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर लिया, उनको जान लिया। आज हम फोबिया की इटियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि उसकी हेतुकी क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके वजह से क्या होता है, फोबिया किसी पर्सन में उत्पन्न होता है। तो कारणों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से कोई भी डिसऑर्डर हो, आप किसी भी डिसऑर्डर की बात करेंगे, मुख्य रूप से 4 कारक होते हैं जिनकी वजह से किसी पर्सन में डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। पहला है यहाँ पर जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जैविक सिद्धांत। दूसरा आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक कारक। तीसरा फिर व्यवहार पर कौन कौन से कारक होते हैं, बिहेवियरल कॉजेज या बिहेवियरल फैक्टर्स जिनकी वजह से पर्सन में डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। और लास्ट में हम संज्ञानात्मक कारकों की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास और सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक कारकों के बारे में। अब जैविक कारकों को थोड़ा सा आप समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, वहाँ से समझते हैं, या आपकी डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे फिर समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक ही सिचुएशन है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन अगर आइसक्रीम खा लेते हैं शाम को तो उनको कोल्ड हो जाता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अगर रात में भी आइसक्रीम खा लें तो भी उनको कुछ नहीं होता, कोल्ड ओल्ड दूर दूर तक उनके पास नहीं भटकता है। तो ऐसा क्यों है कि दोनों ने एक ही चीज़ को खाया बट एक के साथ दूसरी चीज़ हो रही है और दूसरे के साथ दूसरी चीज़ हो रही है। एक को बुखार आ गया, कोल्ड हो गया, दूसरा एकदम नॉर्मल है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि दोनों की जो फिजिकल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी आ जाते हैं आपके फोबिया के इटियोलॉजी को देखने के लिए। तो जो जैविक कारक है, जैविक कारकों का ये मानना है कि कई बार परिस्थितियाँ एक जैसी होती हैं फिर भी किसी पर्सन में कोई डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है और किसी पर्सन में कोई डिसऑर्डर नहीं उत्पन्न होता है। तो उसके पीछे जो कारण है वो है माल फंक्शनिंग। कैसी माल फंक्शनिंग? बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग। मतलब जो आपका बायोलॉजिकल बिहेवियर है, जो आपके फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे न्यूरॉन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, इन सब में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, न्यूरोकेमिकल्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से किसी पर्सन में एक ही सिचुएशन होने के बाद भी किसी पर्सन में दुर्भीति उत्पन्न हो जाती है, किसी पर्सन में दुर्भीति नहीं उत्पन्न होती है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से मेजर 2 ऐसे रीज़न हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत जिनकी वजह से किसी पर्सन में क्या होता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और किसी पर्सन में ये दुर्भीति देखने को नहीं मिलती। जैसे पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो कुछ अध्ययनों से ये मतलब देखने को मिला है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब भी कोई उद्दीपक इन्वायरमेंट में उनके आता है, आसपास में आता है, तो वो उसके प्रति बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। उनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत जल्दी से काम करने लगता है और जिसकी वजह से फिर जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स कई बार जब उत्तेजना अधिक होती है तो उस उत्तेजना के कारण उनके अंदर कई ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो आगे चलकर उनके अंदर दुर्भीति उत्पन्न कर सकते हैं या उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसे न्यूरोकेमिकल्स हैं, अब न्यूरोकेमिकल्स, कोई न्यूरोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा स्रावित हो गया, तो बहुत ज़्यादा अगर स्रावित हो गया तो उसकी वजह से जो आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो प्रॉब्लम्स उनके अंदर देखने को मिल जाती हैं। आनुवंशिक कारक की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि होता क्या है, कई बार जो आपके अंदर नहीं, मतलब किसी भी पर्सन के अंदर जो डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं वो उसके अपने ना होकर उसके पेरेंट्स से उसको मिले होते हैं। जैसे मेडिकल में बात करें तो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ देखा जाता है कि डायबिटीज़
मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अगर किसी इंसान के पेरेंट्स में या उसके रिलेटिव्स में वो सिम्टम्स हैं, वो डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर भी वो डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका बायोलॉजिकल कॉजेज हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए जिनके कारण किसी पर्सन में दुर्भीति उत्पन्न हो सकती है। बात करें अगर फ्रायड की, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात करें, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्रायड ने बताया कि पर्सन क्या करता है, पर्सन के अंदर आपने देखा होगा, फ्रायड की थ्योरी पढ़ी होगी पर्सनालिटी की, ईड, ईगो, सुपर ईगो की। तो उसने बताया, फ्रायड ने बताया कि जब ईड की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर ईड, ईगो इन सब में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। और जब ईड की इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं तो व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न होती है। फ्रायड ने 3 प्रकार की चिंता बताई है। कौन कौन सी? रियलिस्टिक, न्यूरोटिक और इसके साथ साथ मोरल एंजाइटी। तो फ्रायड बताते हैं जब पर्सन के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो ईड है उसका बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तो वो कुछ गलत व्यवहार ना कर दे, उससे बचने के लिए वो एक नया बिहेवियर सीख जाता है। और वो बिहेवियर होता है कि किसी सिचुएशन से डरना, किसी स्पेसिफिक जानवर से डरना या स्पेसिफिक सिचुएशन से डरना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती है। जिससे यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि फ्रायड के अनुसार दुर्भीति दमित उपाय इच्छाओं, जो ईड की जो दमित इच्छाएं हैं, ईड के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा को आपने दमा दिया तो वो कहाँ पहुँच गई? अनकॉन्शियस में पहुँच गई। तो उससे उत्पन्न चिंता के प्रति रोगी द्वारा अपनाया गया एक सुरक्षात्मक व्यवहार है। अब ईड की वजह से जो चिंता उत्पन्न हो रही है उस चिंता को कम करने के लिए रोगी अपने अंदर एक नया बिहेवियर डेवलप कर लेता है। उस बिहेवियर को ही हम आगे किस में रख देते हैं? वो किसी न किसी डिसऑर्डर से वो कोरिलेट कर लेते हैं। तो उन इच्छाओं से बचने के लिए वो एक नया बिहेवियर डेवलप कर लेता है। वो बिहेवियर कोई भी हो सकता है, जैसे डरने का व्यवहार हो गया कि वो कीड़े मकोड़े को देख के डर रहा है, खुले स्थान को देख के डर रहा है, या अन्य ऐसे ही उसके अंदर बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो फ्रायड का जो मानना था वो मानना था कि ईड की जो डिज़ायर होती हैं उन डिज़ायर की वजह से ही उन डिज़ायर को सप्रेस करने या उनसे बचने के लिए व्यक्ति एक नया बिहेवियर डेवलप कर लेता है और ये बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू डेवलप होते हैं। ये पर्सन खुद से अवेयर नहीं होता है इसके बारे में। देन इसके बाद अगर हम व्यवहार परक कारकों की बात करें, व्यवहार परक सिद्धांत की बात करें, तो वॉटसन ने इसमें मुख्य रूप से कार्य किया। वॉटसन के साथ साथ अन्य भी लोग इन्होंने काफ़ी प्रमुख योगदान दिया। व्यवहार परक कारकों की बात करें तो इन्होंने 3 तरीके के व्यवहार बताए, 3 तरीके की चीज़ें बताई जिनसे व्यक्ति असामान्य व्यवहार करना सीख जाता है। पहला है अवॉइडेंस कंडीशनिंग, दूसरा आपका मॉडलिंग हो गया और तीसरा है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, तीनों कंडीशन ऐसे हैं जिसकी वजह से व्यक्ति असामान्य व्यवहार करना सीख जाता है। अब अवॉइडेंस कंडीशनिंग क्या है? तो अवॉइडेंस कंडीशनिंग के बारे में वॉटसन और वॉटसन की एक शिष्या कौन? जिनका नाम था रेनर। रेनर बाद में जाके उनकी वाइफ भी बनी, रेनर से वॉटसन ने शादी भी की। तो इन दोनों ने मिलकर एल्बर्ट नामक एक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, मतलब बाद में जाके इस पे और भी एक्सपेरिमेंट है, मॉर्स ने इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तो ये देखा गया कि क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करके, जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है उसका यूज़ करके किसी भी पर्सन के अंदर हम कोई भी जो इमोशंस है उसको डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो डर का हो चाहे प्यार का हो। इसमें फिर इन्होंने करते क्या हैं कि एल्बर्ट नाम का एक बच्चा रहता है तो उसका एक डॉल रहता है। अब जैसे वो उस डॉल के पास जाता है तो उसमें से बैकग्राउंड से एक अजीब सी आवाज़ आती है। आपने अगर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें क्या करते हैं, पहले हम जो आपका स्टिमुलस होता है, कौन सा स्टिमुलस? अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस जब आता है तो व्यक्ति अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करता है। जैसे भोजन को देखकर लार्फरा होना एक स्वाभाविक सी अनुक्रिया है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसी प्रकार शेर को देखकर डरना यह भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब जैसे आपने देखा उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, पहले घंटी बजी, फिर खाना दिया गया,
फिर घंटी खाना लगातार ऐसे करते करते वो घंटी की आवाज़ पे ही कुत्ता लाड़ स्राव करना सीख जाता है। तो इसी तरीके से क्या किया गया कि जब बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा था तो जैसे वो खिलौने को छूने चलता है तो वहाँ पर चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, एक डरावनी सी आवाज़ आती है। अब जैसे वो वहाँ पर पहुँचा, डरावनी सी आवाज़, तो बार बार जब ये चीज़ें होती हैं तो बच्चा कोरिलेट कर लेता है कि जो आवाज़ है वो उसी खिलौने से आ रही है, तो वो खिलौने से डरना सीख जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कि कोई भी बिहेवियर होता है, व्यक्ति उस बिहेवियर को सीख जाता है, चाहे वो बिहेवियर नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो। तो इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर दुर्भीति उत्पन्न हो जाती है। आगे मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग में ये बताया जा रहा है कि मॉडलिंग का मतलब दूसरों को देख कर सीखना, प्रेक्षण करके, ऑब्जर्व करके। व्यक्ति दूसरे को गलत व्यवहार करते देखता है तो वो गलत व्यवहार खुद भी वो सीख जाता है। जैसे एक बच्चा है, अगर वो देख रहा है कि उसके पापा छिपकली से डर रहे हैं तो वो भी, जाहिर सी बात है कि वो भी छिपकली से डरना सीख जाएगा। तो ये मॉडलिंग हो गया। फिर मॉडलिंग की अगर बात करें तो मॉडलिंग के बारे में सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो एल्बर्ट बंडूरा ने किया था। एल्बर्ट बंडूरा ने इस पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। अब वो स्कूल ना जाने के लिए क्या करता है कि बता दिया कि स्कूल में एक कुत्ता है या स्कूल में एक स्टूडेंट है या एक मैडम है, वो मुझे बहुत मारती हैं। अब इस वजह से मान लीजिए कि उसके पेरेंट्स ने बोल दिया कि ठीक है मत जाओ आज। तो जो उन्होंने बोला ना जाओ, तो उसने जो रीज़न बताया वो रीज़न क्या हो गया? वो रीज़न रीइंफोर्स हो गया, पुनर्बलित हो गया। अब वो व्यवहार वो फिर से करेगा। जैसे उसने बोल दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब उसने बहाना बनाया। अब पेट में दर्द का नाम सुनकर पेरेंट्स ने मना कर दिया, लेकिन जो पेट दर्द का बहाना है वो रीइंफोर्स हो गया। वो बच्चा सीख गया कि ये व्यवहार मैं दोबारा करूँगा, दोबारा फिर मुझे स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाएगी। तो ये भी एक टाइप का रीइंफोर्समेंट है जिसकी वजह से व्यक्ति व्यवहार करना सीख जाता है। फिर कई बार वो व्यवहार असमान व्यवहार भी होते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो संज्ञानात्मक सिद्धांत में कई बार व्यक्ति जो अपनी थिंकिंग, जैसे संज्ञान आप जानते हैं हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है। तो कई बार पर्सन क्या होता है कि अपनी थिंकिंग में कुछ ऐसे चेंजेस कर लेता है, अपनी सोच को खुद ब खुद, अगर प्रॉब्लम्स छोटी है तो उसको इतनी बड़ी बना लेगा सोच सोच के कि वो फिर वो बाद में रियल में ही वो प्रॉब्लम उसको बड़ी दिखने लगती है। जैसे एक पर्सन है, अगर उसको थोड़ा सा दर्द हुआ सीने में, अब वो सोचने लगे कि ये हार्ट अटैक है, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए। तो वो फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स उसकी खुद ब खुद वो बड़ी बना रहा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कुत्ते के पास से वो गुजर रहा है, अब उसके मन में आ रहा है कि कुत्ता काट ना ले, जबकि कुत्ता चुपचाप बैठा है। फिर वो अपने मन में ही सोच के कुत्ता काट ना ले, कहीं मुझे काट ना ले, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये कैसे हो रहा है? कुत्ता कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, वो सिर्फ अपने दिमाग में ही रिस्पॉन्स करके वो चीज़ें सीख ले रहा, मतलब वो चीज़ें डेवलप कर ले रहा है कि नहीं ये खतरनाक है, मुझसे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और इस तरीके से वो अपने अंदर डिसऑर्डर को डेवलप कर लेता है। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।